हेलो एवरीवन, आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो फिटनेस का जो इंडिया का पहला पॉडकास्ट शो है वो उसमें हमने अतिंदर जी के साथ फाइनली वो शूट कर लिया, जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 5 बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम ढूंढ के लाए हैं। पहला है इंसुलिन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने पूछा था इंसुलिन के बारे में, तो इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फिर दूसरा सवाल था आपका, क्या डाइट की और सप्लीमेंटेशन की स्पेसिफिक टाइमिंग ज़रूरी है, या अगर मुझे भूख नहीं लग रही है तो क्या मैं अपनी एक मील थोड़ी लेट ले सकता हूँ? क्या ज़रूरी है कि वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद लिया जाए, मॉर्निंग में लिया जाए, इवनिंग में लिया जाए? इस तरह के बहुत सवाल थे, उनके जवाब हमने अतिंदर जी से पूछे। तीसरी चीज़ थी वाटर जो आपका इनटेक है, वाटर साइकिल है, उसका पीक वीक में। बहुत सारे लोगों का हमने सुना है, कहते हैं कि मैंने कब से पानी नहीं पिया है, नमक नहीं किया है, मेरी इज्जत करो, मेरी इज्जत करो। अरे भाई, हम कहते हैं आपको पानी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप कहाँ फंसे हैं? चौथा था लेबल हटा के स्टेरॉइड देने वाले लोगों के बारे में। और ये जो आजकल शुरुआत में ही पागलपन की तरह जो ये साइकिल्स चालू हो गई हैं, वो उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखना शुरू होगा आने वाले टाइम में। तो ये सारी बातें हमने उनसे की, और मैं बैठा हूँ अपने गुड़गांव वाले घर में, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़, प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़। ये आप ही का चैनल है, एक्चुअली मेरा भी नहीं है, और इंडिया का पहला फिटनेस पॉडकास्टिंग चैनल है, तो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए कंटेंट लाने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमें अपने व्यूज़ बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रिमेंबर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड रिमेंबर टू फॉलो अतिंदर जी ऑल्सो ऑन हिज इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम है nipun.fitness.motivation और अतिंदर जी का इंस्टाग्राम है बॉडी बिल्डिंग एल्केमिस्ट। और हाँ, एक और बात याद रखिए कि ये जो सारे सवाल है ना, इनके पॉइंट टू पॉइंट टाइम स्टैम्प्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर पहले देखना है, प्लीज़ रिमेंबर टू गो टू द टाइम स्टैम्प्स, और वो टाइम स्टैम्प्स में जाके देखिए और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वो उस सवाल पे ले जाएगी वीडियो। ऑलराइट, सो एंजॉय। Alright, so we're recording now. Alright guys, welcome to All About Fitness Stories. हमारे साथ हैं अतिंदर जी। इनसे आप पहले बहुत बार मिल चुके हैं। आप पहले एक बार इनसे पॉडकास्ट में मिले थे, उसके बाद IHFF शेरू क्लासेस मुंबई में दिसंबर 2021 में हमने बहुत सारा प्यारा टाइम स्पेंड किया था अतिंदर जी के साथ, और उनकी amazing times, really enjoyed that. Yeah, absolutely. तो हमने ना काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि लोगों को रियल नॉलेज चाहिए, और वो रियल नॉलेज उनको कहाँ से मिले, उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि किससे पूछें। अगर मेडिसिन, एनाबॉलिक्स, न्यूट्रिशन की बात करें तो उन्हें वो रियल नॉलेज कहाँ से मिले, रियल कोच कहाँ से मिले। तो हमने एक पोस्ट किया था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था, लोगों से पूछा था कि हम अतिंदर जी के साथ मिलने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, आपके क्या सवाल हैं। तो वो जो सवाल आए उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल, अगर हम 2-3 बकेट्स में उनको डालें तो एक तो था वे प्रोटीन या सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। दूसरे बहुत सारे सवाल थे इंसुलिन से रिलेटेड, ओके। और तीसरा जो अमूमन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आते रहते हैं, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो कम आते हैं लेकिन डीएम में बहुत ज्यादा आते हैं, वो है एनाबॉलिक से रिलेटेड। ऑलराइट, तो इन्हीं बड़े टॉपिक्स पे वी थॉट विल हैव अ कन्वर्सेशन विद यू अतिंदर जी। ऑलराइट, okay, Yeah, definitely, Paji. yeah, And the thing is that healthy conversations are always needed, because ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि एक तो लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत है इन चीजों को जानने की, और फिर कहीं से कुछ ना कुछ सुन के लोग कुछ ना कुछ अप्लाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। तो वो एक गलत बात है अपने आप में, बिकॉज देखो, चाहे हम जितनी भी नॉलेज यहाँ पे शेयर कर लें, लेकिन एंड मोमेंट पे जब तक आपका कोच आपके लिए चीजें डिसाइड नहीं करता, ठीक है, तब तक हाँ, एक जनरल अवेयरनेस के लिए हम ये चीजें बता सकते हैं, लेकिन these are not for the real world application for each and everyone, because everybody has a different scenario, different physique, different level of training, different level of nutrition, सारी चीजें different है। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैं सबको बोलूंगा कि हाँ, हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें 100% आपकी बॉडी पे सूट करें जहां आप उनको अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ऑलवेज रिमेन कॉशियस, हमेशा थोड़ा अवेयर होके चलो इन चीजों के बारे में। ओके, सो ये मैंने बहुत क्लोजली मुंबई में भी देखी थी जब हम आपके साथ डॉर्मेट्री में रह रहे थे। 14 एथलीट्स थे वहां पे, मेन और विमेन बोथ, और हर कोई
एक अलग स्टेज ऑफ कॉम्पिटेंस पे था, मतलब कोई शायद डिप्लीशन मोड में था, आप उसका वर्कआउट करा रहे थे जिम जिम में, कोई अपनी कार्ब लोडिंग पे चला गया था, किसी की कार्ब लोडिंग आ ही नहीं रही थी एक दिन पहले तक या कुछ हाँ, घंटे पहले तक, राइट? तो वहां मैंने यस, देखा था कि यस, कैसे आपने सबके प्रोटोकॉल्स अलग अलग बनाए हुए थे, और फिर आपकी टीम जैसे इवन है, ठीक है, और रंजन है, वो 4 बजे उठ के 2 बजे उठ के लोगों को, एथलीट्स को अपनी उनकी मील्स दे रहे थे, उन्हें खिला रहे थे। तो वहां मैंने देखा कि कैसे एक ही, हिंदी में कहते हैं एक ही लाठी से सारी भैंस को हाँकना, वो नहीं हो सकता। एवरीबडी सो डिफरेंट, आपने हर एक का प्रोटोकॉल अलग चलाया हुआ था, आई रिमेम्बर। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो मूविंग ऑन विद द क्वेश्चंस, लेट्स जंप राइट इन। लेकिन उससे पहले एक सवाल, हाउ डू यू कीप सो काम? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? भाई अग्रेसिव होके होगा भी क्या? बीइंग अग्रेसिव, हाँ ठीक है, हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजीज को लेके लेके अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जनरल लाइफ में हम हर किसी से अग्रेसिव होते रहेंगे देन यू कांट सर्वाइव, राइट? फॉर एग्जांपल अभी ऑफिस ले लें, है ना, मतलब हमारा ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब ये मैंडेटरी है कि हंसी मजाक चलना ही चलना है। हम्म। ये मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है, होने को मैं यहाँ पे भी मतलब अग्रेसिव हो सकता हूँ, मेरे पास एक अथॉरिटी हम्म। है ना, अपने जितने भी को वर्कर्स हैं मेरे, है ना, मैं कभी एम्प्लॉयज नहीं बोलता, कभी मतलब वर्कर्स नहीं बोलता, ये सारे मेरे को वर्कर हैं क्योंकि मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, राइट? तो उनमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना, और एक थोड़े से मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं, मतलब जब से मैं बॉडी बिल्डिंग में एज अ कोच एंटर किया हूँ, खास तौर पे जब से मैं मतलब थोड़ा भगवान की कृपा से थोड़ा राइज करना शुरू किया हूँ, तब से लेके अब तक मतलब ये रहा है कि अगर मैं उन सिचुएशंस में काम ना रहता तो आज मैं भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा होता हम्म। कि दूसरों को क्रिटिसाइज करके अपने आप को ऊपर लेके आना। हम्म। ये काम ना तो मेरे से आज तक हुआ है कभी, और ना मैं ये काम कर सकता हूँ। इसी वजह से ना मतलब कई बार लोग मुझे पूछते भी हैं कि सर आप अपने इंस्टाग्राम पे एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा पोस्ट क्यों नहीं करते? उसका रीजन भी यही है, क्योंकि भाजी देखो, वही बात आ जाती है कि लोग सीखने में कम इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन क्रिटिसाइज करने में हम्म। ज्यादा। अब हम ये पॉडकास्ट शूट भी करेंगे, ठीक है, जो मेरी अपनी थ्योरीज है ना, हम्म। उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, उनको मतलब कैसे आप लोग उन चीजों को अप्लाई कर सकते हो वो भी करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट इस पे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही आएंगे कि ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, हम्म। वो गलत है। हम्म। हाँ ठीक है, गलत है, ठीक है, आप मत करो अप्लाई, ठीक है ना। तो इट्स अ पार्ट कि मैं ज्यादा टाइम अपने आप को फोकस रखना चाहता हूँ अपने काम पे, अपने एथलीट्स पे जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं, ना कि मैं उन लोगों को खुश करना चाहता हूँ जो खुश होने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, जो कि सिर्फ आएंगे और इस वीडियो में यही ढूंढेंगे कि लूप होल्स तो कहाँ मेरा पे क्या हैं। है? हम्म। हाँ, हमने K11 में ऐसा पढ़ा था लेकिन ये K11 के हिसाब से नहीं है, ठीक है, हमने एस में ऐसा पढ़ा था लेकिन एस के हिसाब से नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, वो एस है, ये टीम कटिंग एज फिटनेस है, हम्म। ठीक है, वो आपको जनरल पीटी करवाते हैं, मैं प्रेप करवाता हूँ या टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस ला के देता हूँ। सो हम्म। अप्रोचेस डिफरेंट, टारगेट्स आर डिफरेंट। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, है ना, कि डेली बंदा काम रहना सीख जाता है, हम्म। क्योंकि अगर हाइपर होने लगो फिर तो सारा दिन हाइपर हुए का ही निकल जाएगा। तो मेरा फिर ना एक और सवाल है आपसे, लेकिन ऐसी बहुत सिचुएशंस आती होंगी जहां पे आपकी टीम आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपके बार बार बोलने पे उन्होंने फिर वो काम गलत कर दिया, राइट? इन्हीं चीजों पे एक सीनियर मेंबर को गुस्सा आता है कि तेरे को 5 बार हाँ, बताया तो ऐसे कर, तू करता क्यों नहीं? या फिर यार तेरे को याद भी दिलाया था, सुबह भी पूछा था, तूने बोला था आज करता हूँ, आज भी नहीं किया, कल क्या बता तो देता कि कल करेगा, हमारा प्लान डिले हो हाँ। गया। ऐसी चीजों पे गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं भाजी, क्योंकि नहीं आता है, एक बार मतलब शो करने के लिए गुस्सा होना पड़ता है ना कई बार, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं आता, अंदर से कई बार ना हंसी आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि जब हम स्टेज पे होते थे तो अगर हमें राइट मेंटर्स ना मिले होते, हम्म। है ना, तो हम सीख ना पाते। हम्म। अगर मेरे मेंटर्स भी मुझे इसी तरह से डांटते फटकारते, या मतलब बिना मतलब के गुस्सा होते, है ना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते, तो शायद मैं इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। हम्म। तो मैं हमेशा अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखता हूँ, ठीक है। और इवन को फॉर एग्जांपल, इवन को मेरे साथ अराउंड 7 साल हो चुके हैं, हम्म। है ना, तो मतलब इतना तो इसके घर वालों ने भी टॉलरेट नहीं किया होगा इसको जितना मैंने किया है, लेकिन बट वो है ना, एक लर्निंग प्रोसेस है। हम्म। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड द लॉयल वंस। यस, या। आप बंदों को रेडी कर सकते हो, एक पर्पस के लिए रेडी कर सकते हो, एक काम के लिए रेडी कर सकते हो, बट उनमें आप लॉयलिटी इन्फ्यूज नहीं कर सकते। बट हम्म। मेरा मानना ये है कि आप बंदे पे टाइम इन्वेस्ट ज्यादा कर लो, बट ट्राई टू फाइंड द लॉयल वंस। व्हेन यू फाइंड देम, स्टिक टू देम, दैट्स इट। या
एब्सोल्युटली। सो लेट्स स्टार्ट विद जो नॉलेज भरा सेशन हम करना चाहते थे, और उन कंटेंट्स को समराइज करके आपने हमने साथ में एक लिस्ट भी बनाई है, मैं उस लिस्ट के हिसाब से जाऊंगा। तो एक ग्रुप ऑफ सवाल था, मतलब एक बकेट में अगर हम डालें तो एक था मील से रिलेटेड, एक सवाल है मील टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट और नॉट। ये सवाल जिन्होंने पूछा था उन्होंने थोड़ा और डिटेल में ये भी पूछा था कि काफी बार मेरा मील के टाइम पे भूख नहीं लग रही होती, तो क्या जरूरी है कि मैं उसी टाइम खाना खाऊं, या मैं हाँ, उसके अपने हिसाब से और आधे घंटे बाद भी खा सकता हूँ? नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है भाजी। देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी को सुनना सीखो, अपनी बॉडी को समझना सीखो। एक कोच दूर बैठा हुआ ये नहीं जज कर सकता कि आप इंटरनली आपकी डाइजेशन कैसी फील हो रही है। फॉर एग्जांपल पाजी आपकी एक डेली रूटीन फिक्स हो रखी है, ठीक है। हम्म। मतलब आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, आप 8:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, मील वन ले रहे हो अपना, ठीक है। अगर इन दोनों चीजों के बीच आप कार्डियो कर रहे हो देन डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, राइट। तो कई बार क्या होता है कि किसी ना किसी कारण से हमारा कार्डियो स्किप हो गया, फॉर हम्म। एग्जांपल अगर हम्म। हमारा मॉर्निंग कार्डियो स्किप हो जाता है तो हमको उस हिसाब से भूख नहीं लगेगी, हम्म। ठीक है। तो इट्स ओके, इट्स ओके कि आपको 15-20 मिनट बाद आप मील अपना रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट कि कल भी अगर आपने 12:30 बजे मील टू लिया था तो आज भी आप 12:30 बजे ही लोगे। हमेशा अगला मील तब बॉडी को दो जब बॉडी को एक अंदर से फील आनी शुरू हो जाए कि हाँ अब भूख लग रही है, नाउ आई हैव टू ईट, राइट। और अगर लिसन टू योर भूख ही नहीं बॉडी, लग रही है तो? देन हैव सम। आप मील डिले कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यू कैन डिले द मील, नो हम्म। वरीज इन दैट। तो उसमें फिर ये होगा कि आपकी जो 7 मील थी दिन की वो 6 रह जाएंगी, फिर 6 की आदत हो जाएगी, फिर शायद 5 रह जाएं, फिर आप थोड़ा बोर भी हो जाओगे बीच ये बीच में। ऐसे एक आध दिन होता है ना, क्योंकि ऐसा रोज तो होगा नहीं कि हम्म। रोज आपको भूख ना लगे, हम्म। ठीक है। अगर किसी दिन होता है कि भूख नहीं लग रही है, डोंट फोर्स फीड योरसेल्फ, ठीक है। ताकि वो और भी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे कि अगले दिन और भी भूख नहीं लगेगी, हम्म। हम्म। ठीक है। बिकॉज यू डिडंट कि आपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, और कल को तो वो एग्जेजरेट होगी ही होगी, जस्ट लाइक एनी अदर डिसीज। आपको हल्का सा गले में इन्फेक्शन हुआ है, आप ऊपर से फिर ठंडा पानी पी रहे हो, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। बेटर है जैसे ही लगा अपने प्रिकॉशन मोड में एंटर करो हम्म। और टेक द प्रिकॉशंस इंस्टेड ऑफ द क्योर। ऑल राइट, ठीक है, डन। दूसरा सवाल, एक्चुअली दो सवाल हैं। एक चीज और भी है, एक चीज और भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, खास बिल्कुल, तौर पे बिल्कुल। जो हमारे एथलीट्स हैं, दे कैन एडहियर टू द टाइमिंग्स अ लिटिल बिट, राइट। बट लेकिन जो नॉर्मल जॉब जाने वाला बंदा है, ठीक है, एक नॉर्मल वर्किंग इंसान है, वो इन चीजों को 100% एडहियर नहीं कर सकता, हम्म। ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग जॉब में हो, हम्म। ठीक है। मार्केटिंग जॉब में है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मार्केटिंग जॉब्स में हम्म। हैं। तो एक तो पहली चीज मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको मील्स वो दूं उनके काम के टाइम पे, वो कहीं भी खड़े होके खा सकते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको किसी से मिलना है, आप टूर पे निकले हो, आप बस में बैठे हो, खाने का टाइम है, रोटी तो खाओगे नहीं खोल के, हम्म। हम्म। ठीक है। बिकॉज सब्जी रोटी सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल है। एक टिफिन है, उसमें राइस है, चिकन है, या राइस है या दाल है, ठीक है, हम्म। या राइस है या पनीर है, ठीक हम्म। है। आप बैठे हो, आपको बस चम्मच से खाना ही है, टिफिन बंद हम्म। किया, खोलिए अपने काम पे, फिर निकल लिए। तो बिल्कुल। ये चीजें हैं कि मील्स एक तो अपने इजी रखो, इजी टू कैरी मील्स रखो, जो आपके काम पे मील्स रहें, हम्म। वो हमेशा ही इजी टू हैंडल रहें, इजी टू ईट रहें, ताकि ज्यादा उनके लिए आपको बैठ के एक्स्ट्रा से टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े, ऑन द गो आप उनको कंज्यूम कर सको। ओके। तो एक मेरा सवाल है कि मील, ये ना कि आई एम ऑन मील्स, आई एम ऑन डाइट, ये एक बहुत कूल चीज है। मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेप वाले लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल, जैसे आपने जिस क्राउड की आपने बात की, उसमें यही एक बहुत कूल चीज है। मैं 7 मील लेता हूँ दिन की, और ये मेरी मील है, देखो कितनी बोरिंग मेरी मील है, मेरे को इतना खाना पड़ता है, दैट्स माई सैक्रिफाइस टू बी इन शेप, राइट? एनी थॉट्स यू हैव फॉर दैट? क्या ये जरूरी है कि यू हैव टू सैक्रिफाइस एंड ओ माय गॉड? यू कैन मेक योर मील्स टेस्टी, राइट। दिस इज द ओनली वे कि आप डाइट्स को ज्यादा लंबे टाइम तक एडहियर कर सकते हो, अगर आप अपनी मील प्रेप को टेस्टी रखते हो। क्योंकि 100 में से अगर सिर्फ एक ही बंदा होगा पाजी जो पूरा साल बॉयल खा लेगा, और आज तक मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही बंदा आया है जो पूरा साल एक जैसे मील खा लेगा, वो वो कौन है है? जावेद, बस। और जावेद। हम्म। मतलब वो बंदा 4 महीने यहाँ पे रहा है, तो इजीली व्हाइट राइस और बॉयल करने के टाइम पे चिकन में हल्दी और नमक और काली मिर्च डाल के इन चीजों को बॉयल करके हम्म।
मतलब उसके साथ उसने सारे के सारे मील्स खाए हैं खुद प्रिपेयर करके। तो हम्म 100 में से एक बंदा ही आपको मिलेगा जो इतनी एडहेरेंस के साथ इतने प्लेन फूड्स को खा सकता है। लेकिन हम्म मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक एथलीट को भी अपने मील्स टेस्टी बनाने पड़ते हैं ताकि वो उन चीजों के साथ एडहियर होके रह सके। तो मैं तो हम्म यही बोलूंगा कि आप अपने मील्स को टेस्टी बनाओ। इसमें कोई वो मतलब आप बिना मसालों के, बिना अनियन और टोमेटो की ग्रेवी से अगर चिकन बना रहे हो, है ना, बिल्कुल सूखा खा रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो, और 4 दिन बाद 5 दिन बाद दबा के चीट मील खा रहे हो क्योंकि आपसे टॉलरेट नहीं हो रहे, उससे तो बेटर है कि अपनी मील प्रेप टेस्टी करो। ठीक है, ताकि एक हम्म सोसाइटी में भी पॉजिटिव मैसेज जाए कि हेल्दी होना, फिट होना इतना मुश्किल नहीं है। सैक्रिफाइस और नहीं है। वाकई में नहीं है। हम्म हाँ। ऑल राइट। इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। ये सवाल हमसे पूछा था शुभम चौहान ने। उन्होंने बोला था कि अगर मेरे को दिन में एक ही स्कूप प्रोटीन लेना है तो क्या जरूरी है कि मैं एक तो वर्कआउट के फौरन बाद ही लूं, और दूसरी चीज क्या मैं उसे कभी भी ले सकता हम्म। हूं, और तीसरी चीज कि मॉर्निंग बेटर है कि इवनिंग बेटर है। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका वर्कआउट एक मीडियम इंटेंसिटी का है, ठीक है, इस चीज को बहुत क्लियरली समझो, बिकॉज ये चीज आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप मीडियम इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हो या बहुत हार्डकोर ट्रेन कर रहे हो। हम्म ठीक है, अगर आप मीडियम इंटेंसिटी पे ट्रेन कर रहे हो देन यू डोंट नीड वे प्रोटीन इमीडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट, राइट। यू कैन शायद। हैव इट इन द फास्टेड स्टेट, कि जब वो इजीली डाइजेस्ट होके जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। हम्म क्योंकि सुबह उठते ही एक अच्छी स्टेज होती है बॉडी की, बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन दोगे, बॉडी विल अब्सॉर्ब दैट वेरी रैपिडली। ठीक हम्म है, अगर आपका वर्कआउट बहुत इंटेंस है देन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट वर्कआउट इमीडिएटली आप वे प्रोटीन ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या वर्कआउट से जो बर्नआउट होता है, वर्कआउट का और वे प्रोटीन का कोई डायरेक्ट लिंक है एब्जॉर्प्शन वगैरह से रिलेटेड? फास्ट एब्जॉर्प्शन है पाजी। कोई भी आप फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन दे सकते हो। अब कई बार मेरे पास एथलीट्स बहुत ऐसे आते हैं जो बहुत ही टाइट बजट पे होते हैं और उनके पास बजट इतना भी नहीं होता कि वो एक स्कूप वे प्रोटीन भी डाल सके। ठीक है, हम्म देन वी ऑलवेज गो फॉर द फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स लाइक एग वाइट्स आफ्टर द हम्म वर्कआउट। एग वाइट्स स्क्रैम्बल हो गया और राइस हो गया, आई यूजुअली गिव देम दैट मील। तो हम्म वो चीज मैं इमीडिएटली आफ्टर द वर्कआउट रख देता हूँ, हम्म वो वाला मील। हम्म सो जो भी आप ओके। प्रोटीन दो, कोशिश ये रहे कि वो फास्ट एब्जॉर्बिंग हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो। एंड आई एम नॉट श्योर अगर आपने इसका जवाब दिया है, इन केस अगर दे दिया है तो इट्स ओके, कि क्या सुबह बेटर है या शाम बेटर है? वही तो बोला ना कि डिपेंड करता है कि आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसी है। अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड कोर है, बहुत ही हाई इंटेंसिटी पे आप ट्रेनिंग करते हो, देन ऑलवेज आपको वे प्रोटीन वर्कआउट के बाद रखो। ठीक है, हम्म अगर नॉर्मल ट्रेन करते हो, नॉर्मल इंटेंसिटी पे, मीडियम इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हो, देन इट्स बेटर कि आप चाहे पोस्ट वर्कआउट ले लो चाहे अर्ली मॉर्निंग ले लो, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सही है। ओके। सो अगर मैं वर्कआउट करता हूँ मॉर्निंग में, और प्रोटीन मैं लेना चाह रहा हूँ शाम में, तो डज इट मेक सेंस एट ऑल? हाँ, अच्छा, ठीक है। एब्सोल्युटली। ऑल राइट, कूल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल आया था, अनुभव कर्माकर ने पूछा था। उन्होंने ये कहा था कि पोस्ट वर्कआउट क्या लें, हाइड्रोलाइज प्रोटीन या राइस एंड रोटी विद प्रोटीन? एक्सप्लेन, क्योंकि जॉर्ज फराह सेड दैट डोंट टेक कार्ब्स आफ्टर फॉर हाफ एन आवर। आधे घंटे तक कार्ब्स नहीं लेने, जॉर्ज फराह ने ऐसे कहा था। इस पे फयाज खान करके हमारे ऑडियंस हैं, उन्होंने बहुत देखो लंबा उनको जवाब दिया था। तो इससे रिलेटेड बताइए प्लीज। हाँ, जवाब का आपको आंसर दूंगा। पहले क्वेश्चन के आंसर के आंसर पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम जो उसका आगे बहुत लंबा जवाब आया था, मैं उस चीज को एलेबोरेट करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ हम्म ऑल, जॉर्ज फरा हैज 3 डॉक्टरेट डिग्रीज इन न्यूट्रिशन, हम्म राइट। हम्म मे बी मे बी ही इज नॉट दैट बैड कि जितना उसको इस बंदे ने नीचे क्रिटिसाइज किया है, हम्म राइट। राइट नाउ ही इज ऑल्सो, जॉर्ज फरा इज ऑल्सो ट्रेनिंग ब्लेसिंग अबूदिबू। और काई ग्रीन के बाद अगर किसी बंदे ने किसी एक बॉडी बिल्डर का करियर लॉन्जिविटी में खींचा है, देन इट्स जॉर्ज फरा विद डेक्स्टर जैक्सन। सो वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू जॉर्ज फरा, टू शो पीपल
that how the things can be done हम्म on very minimum stuff by the knowledge of diet and nutrition. हाँ, हम्म हर एक बंदे का कोई ना कोई एस्पेक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि उस चीज से मैं भी 100% एग्री नहीं करता कि आपको कार्ब्स वर्कआउट के बाद नहीं लेने चाहिए. जनरली आई ऑलवेज प्रेफर कि इंट्रा वर्कआउट भी तो कार्ब्स चलते ही हैं हमारे. आई एम अ बिग फैन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कार्ब्स ड्यूरिंग द वर्कआउट, जो हम्म इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में आ जाते हैं या बाकी चीजों की फॉर्म में आ जाते हैं. सो आई एम अ बिग फैन ऑफ दोज थिंग्स आल्सो. ओके ओके सो नाउ आपका नाउ वीडियो द रुक गया क्वेश्चन था. इटसेल्फ. हाँ जी, क्या कह रहे हैं पाजी? कैन यू सी मी एंड हाँ, हियर मी? तो क्वेश्चन था कि हम वर्कआउट के बाद इमीडिएटली क्या ले सकते हैं. ठीक है, अगर आपका बजट है देन यू कैन गो विद द हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन. हम्म आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द यूज ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, बट राइट नाउ अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हर किसी का बजट नहीं होता कि हम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ले सकें. तो हम्म वहां पे मैं बोलूंगा कि गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ वे प्रोटीन, राइट, एंड डेफिनेटली you can have your post workout meal right after that. No worries in that. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच. काफी आपने इसको सिंपल ब्रेक डाउन करके काफी क्लियर कर दिया. अगला सवाल इंसुलिन से रिलेटेड था. हाँ, इंसुलिन से जाने से पहले इसी में इंसुलिन की काफी फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब हो जाएगी. अच्छा. बिकॉज एक तो हम ग्लाइकोजन ऑलरेडी अपनी बॉडी का काफी ग्लाइकोजन कंज्यूम कर चुके हैं बॉडी में, ठीक है, वर्कआउट के टाइम पे, अगर हम इंट्रा वर्कआउट कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, राइट. तो उसके बाद जैसे ही हम एड ऑन करते हैं, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो कार्ब्स इंट्रा है, वर्कआउट राइट, कार्ब्स, योर आपने कहा इंट्रा इंसुलिन. वर्कआउट कार्ब्स. हाँ, इंट्रा वर्कआउट कार्ब्स अगर हमने नहीं लिए हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी ग्लाइकोजन यूज कर चुकी है जो हमने प्री वर्कआउट मील में जो कार्ब्स लिए थे. सो नाउ योर बॉडी इज डेफिशिएंट ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स. हम्म फर्स्ट, अगर आप इमीडिएटली प्रोटीन दे रहे हो बॉडी को, ठीक है, आपकी इंसुलिन उस प्रोटीन को भी शटल करेगी अब आपके मसल्स की तरफ. इंसुलिन इज वेरी नॉन सेलेक्टिव इन दोज थिंग्स. इंसुलिन नेवर वेट्स की कार्ब्स मिल रहे हैं या प्रोटीन मिल रहा है. इट विल ऑलवेज शटल हम्म बोथ ऑफ देम टू योर मसल्स, राइट. हम्म लेट देम बी डन. और उसके बाद जैसे ही घर पहुंचते हो, इमीडिएटली आफ्टर दैट विद इन 20-30 मिनट्स यू कैन हैव. बिकॉज एक सिंपल सी बात है भाजी, एक बहुत कॉमन चीज है कि जब हम जिम से वर्कआउट फिनिश करते हैं तो कितने लोग होंगे जो साथ ही कोई ना कोई अपना मील लेते हैं? कोई नहीं लेता. नहीं, वे प्रोटीन ले लिया उतना काफी है अगर लिया तो. हम सबसे सबसे हाँ, हम सबसे पहले वे प्रोटीन लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं, फिर अपना मील बनाते हैं. तो वो एक जो विंडो बोलते हैं, है ना, कि इतने टाइम बाद कार्ब्स लेने हैं आपको, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि उतना टाइम तो वैसे भी बंदे को लग ही जाता है, हम्म राइट. तो इंसुलिन is a very non-selective and a very broad spectrum. You can call insulin a broad spectrum thing because आगे चल के इंसुलिन में भी दो तरह की डिविजन्स कर सकते हैं ब्रॉडली. प्रिसाइजली करे तो 3-4 तरह की इंसुलिन आती है, लेकिन ब्रॉडली दो तरह की इंसुलिन डिस्क्राइब होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग और एक फास्ट एक्टिंग. क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग आगे 3-4 तरह आ जाती है कि उसकी हाफ मतलब उसकी स्पाइकिंग पीरियड के पे डिपेंड करता है कि कितने कितने टाइम बाद उसके स्पाइक्स आते हैं. 70% आती है, 50% इंसुलिन आती है, और उसके बाद स्लो एक्टिंग में लेंटस आती है. तो यहाँ पे इंसुलिन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक चीज जरूर बता दूंगा कि इंसुलिन जितनी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उतनी ही इसका यूज बहुत क्रिटिकल है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक मुझे लगे ना कि किसी बंदे को उसका जो न्यूट्रिशन है उसको रियली एक पुश देने के लिए इंसुलिन चाहिए, तब तक मैं इंसुलिन यूज नहीं करवाता. आई यूज इंसुलिन वेरी रेयर. मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं इंसुलिन यूज नहीं करवाता, बट आई यूज इंसुलिन वेरी वेरी रेयर इन सर्कमस्टांसिस की जैसे मतलब हम न्यूट्रिशन पूरा दे रहे हैं बॉडी को, एक मतलब पूरा जितना सरप्लस देना चाहते थे हम उतना सरप्लस दे चुके हैं, राइट. मैं तब तक वेट करता हूँ इंसुलिन यूज करने के लिए, और वहां पे हमें जाके लगता है कि हाँ, हमें वो एक और ग्रोथ लेने के लिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन को और पुश करने के लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा स्पेस, तब हम यूज करते हैं इंसुलिन वहां पे. ओके. और वो भी मतलब यहाँ पे भी एक इंसुलिन को यूज करने का बिल्कुल रफ सा क्राइटेरिया मैं आपको शेयर करता हूँ. इफ यू आर अ पर्सन विद अ फास्ट मेटाबॉलिज्म you should go for a slow acting insulin, and if you are a person with slow metabolism, a relatively slow metabolism, then you should go for a fast acting insulin.
तो फर्क कुछ नहीं है, फर्क इनकी स्पाइक्स पे है। हम्म क्योंकि एक हाई मेटाबॉलिज्म वाले बंदे को अगर हम फास्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं, हम्म राइट, तो उसके लिए बहुत कई बार उसकी जो इंसुलिन स्पाइक्स हैं, बहुत जो ज्यादा हो जाएंगी वो। ब्लड का ग्लूकोज डाउन लेके आने की है, वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। हम्म अनप्रिडिक्टेबल एज आई एम सेइंग कि जैसे हम एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है जिसकी जो पहली स्पाइक है वो 15 से 20 मिनट में हिट करती है, और दूसरी स्पाइक किसी में 2 घंटे में हिट करती है, और कईयों में वो 3 से 4 घंटे में हिट करती है। ओके। तो ये जो स्पाइकिंग पीरियड्स होते हैं एक फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले बंदे में, एक फास्ट एक्टिंग इंसुलिन के बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। वहां पे बहुत इमीडिएटली आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। तो टू अवॉइड दैट रिस्क फैक्टर, वी ऑलवेज यूज अ स्लो एक्टिंग इंसुलिन ऑन अ फास्ट मेटाबॉलिज्म। जिसका भी फास्ट मेटाबॉलिज्म है उस पे हम स्लो एक्टिंग इंसुलिन यूज करते हैं। लेकिन इफ आई कैन फाइंड कि हाँ बंदा इतना रेगुलर है और एबल भी है कि जहां पे भी जा रहा है वो अपने साथ कैरी कर सकता है बिल्कुल फास्ट एक्टिंग कार्ब्स, ठीक है, देन समटाइम्स वी opt for fast acting insulin even for a person with a faster metabolism. हम्म So it's a very critical and very crucial thing, because you know how the low blood glucose can be a damaging यस factor for someone's life if it is not, taken care of in a good way. या So insulin without a coach, without a knowledgeable coach, is really really a dangerous thing. एंड इट क्लियरली शोज दैट हर पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है, एब्सोल्युटली पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। सेम इंसुलिन प्रोटोकॉल्स दो तीन लोगों पे भी शायद चलेंगे नहीं एक ग्रुप में। नहीं 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 भाजी, दे आर वेरी वेरी सिलेक्टिव टू ईच अदर। आप कभी भी जब तक एक बंदे का मेटाबॉलिज्म नहीं देख लेते ना, तब तक आप उसके लिए इंसुलिन प्रोटोकॉल डिजाइन नहीं कर पाते। और भी कई चीजें डिपेंड करती हैं कि उस बंदे का वर्क प्रोफाइल क्या है, कितने बजे वो क्या क्या काम करता है, किस हिसाब से वो अपने कार्ब्स को प्रोग्राम कर सकता है और कैसे कार्ब्स को वो अपने साथ कैरी कर सकता है, राइट। अगर कोई सेल्स और मार्केटिंग वाला बंदा हो और हाँ। एथलीट भी हो, मैं उसको कभी भी फास्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं दूंगा। हम्म बिकॉज अगर लो ब्लड ग्लूकोज हिट कर गया और बंदा बैठा कहीं अपने किसी क्लाइंट के साथ है, मीटिंग में है, तो क्या करेगा बेचारा? अक्सर होता है, हाँ ये चीजें हो सकती हैं। सो आई ऑलवेज अवॉइड कि एक बंदे का जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या वर्किंग है, मैं कभी भी उसको फास्ट एक्टिंग इंसुलिन नहीं रेकमेंड करता। ओके। इंसुलिन इन ऑफ सीजन से रिलेटेड भी एक सवाल था, ये पूछा था शेख मरातिब ने कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंसुलिन, हाउ वुड यू यूज इट इन ऑफ सीजन? डज दैट ऑफ क्वेश्चन इवन सीजन मेक सेंस? यस इट मेक सेंस। ऑफ सीजन में एक्चुअली मतलब मेरा इंसुलिन जो यूज करने का जो एक प्रॉपर टाइम है, दैट इज ऑलवेज अ पीक ऑफ सीजन, राइट। जब एक होल्डिंग पॉइंट आ जाता है ना एक न्यूट्रिशन पे कि हाँ, फॉर एग्जांपल पाजी हमने किसी एथलीट का ऑफ सीजन कैरी करना है 6 महीने के लिए, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि पहले 4 से 4.5 महीने उसका पीक न्यूट्रिशन लेवल, उसकी डाइजेशन को बेटर करके, उसके वर्क आउटपुट को इंक्रीज करके, तब हम उसके न्यूट्रिएंट इनटेक को ऊपर लेके जाएं। लेकिन जब हम वो पीक हिट कर जाते हैं, एक बंदा मतलब वो लेवल आ जाता है कि इससे ज्यादा वो नहीं खा पा रहा, और ही इज वर्किंग लाइक अ मशीन, ही इज डूइंग कार्डियो आल्सो, ही इज डूइंग ट्रेनिंग लाइक अ मशीन, तब जाके हमें थोड़ा सा और न्यूट्रिशन जब पुश करना होता है बॉडी में, राइट, तब आई ऑलवेज चूज इंसुलिन अगर जरूरत पड़े, विच इज अ वेरी रेयर केस। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप अपनी जो न्यूट्रिशन कैपेसिटी है उसको हमेशा वर्क की आउटपुट को इंक्रीज करके बढ़ाओ। लेकिन अगर हमें यूज करनी पड़े तो जो ऑफ सीजन का बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, वी ऑलवेज यूज इंसुलिन इन दैट पार्ट, नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट इन द फ्रंट, अनटिल अनलेस आई थिंक कि बंदा अपनी न्यूट्रिएंट इनटेक की पीक को हिट कर चुका है, तब तक मैं इंसुलिन एड ऑन नहीं करवाता। हाँ, प्रेप में मैं इंसुलिन इसलिए यूज नहीं करवाता बिकॉज बहुत कम एथलीट्स होते हैं जिनको प्रेप के टाइम पे इंसुलिन की जरूरत पड़े, और वो होते हैं खास तौर पे ज्यादातर जो ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स होते हैं, हायर वेट कैटेगरी के, जिनका मसल मास भी बहुत ज्यादा है, और उन चीजों को ट्रेन करके रखना मुश्किल है, और दे
tend to lose muscle mass during weight training also at the lower diets. तो वहां पे हम prep के time पे भी use कर सकते हैं, but those scenarios are 1 in 200 scenarios अच्छा. when you use insulin in prep. But I always go for insulin in off season. ओके. सो एक और सवाल है मेरा. इंसुलिन, इज इट अ फॉर्म ऑफ अ पीईडी, और इज इट, व्हाट डू वी कॉल इट, जो इंजेक्टेबल It's a इंसुलिन है वो क्या है? yeah, it cannot be classified as a performance enhancement drug. Yes, it does the function indirectly, but it's not an anabolic steroid, right? It's a plain It's a normal hormone. hormone. Hmm. Yes, it's just a normal hormone. ओके. एक और सवाल था कि शुड द ऑफ सीजन बी ड्रग फ्री? अगर आप देखो प्रेप करके हटे हो, ठीक है, और यू आर अंडरगोइंग पीसीटी, देन आई ऑलवेज प्रेफर कि जो आपका ऑफ सीजन का इनिशियल फेज है, और सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो मैंने कल फोटो एक सैयद की पोस्ट की थी, राइट? तो एक स्टार्टिंग फेज है, वी ऑलवेज गो ड्रग फ्री अराउंड 2 months minimum, bare minimum 2 months of drug free. I always keep my athletes before entering into the off season with the drugs. 2 महीने में यही प्रेफर करता हूँ कि एथलीट सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग और डाइट और रेस्ट, इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज करे। और क्योंकि 2 महीने का टाइम एनफ होता है आपके ऑर्गन्स को, आपके ग्लैंड्स को, आपके मतलब हार्मोन्स को भी रिस्टोर करने के लिए। सो 2 months इज मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। Generally, in 70 to 80% of cases, I always go for 2.5 or 3 months of total off. अच्छा. Total off. Sometimes 4-4 महीने तक का भी ऑफ रखा है हमने। 4-4 महीने तक का भी हमने ऑफ रखा है। ओके. और जब हम कहते हैं कि हमने 4 महीने का ऑफ रखा है, मतलब वो ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग है, बस वो अपना डाइट और वर्कआउट कर रहा है, बट ही इज ऑफ डाइट, अदर्स. यस यस, जितना भी एनाबॉलिक्स है वो सारे का सारा ऑफ, दैट इज ऑफ। ओके. तो ग्रेट. हमने चालू किया था वे प्रोटीन से, शेड्यूल से, टाइमिंग से, फिर हम आए इंसुलिन पे, इंसुलिन से हम आए हार्मोन पे, हार्मोन से अब हम आ रहे हैं साइकिल पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और आई थिंक वो फॉर एवर इवॉल्विंग और फॉर एवर इंक्विजिटिव लोग उसके बारे में रहते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लेबल उतार के देने का चक्कर क्या है? भाजी देखो, लेबल उतार के देने का चक्कर सिर्फ उनके लिए वैलिड है जो ये सोचते हैं कि एनाबॉलिक्स इज द रियल गेम। नो, anabolics is never the real game. The real game is always your nutrition, your training and your recovery. This is the most important part. न्यूट्रिशन को मैं हमेशा ही प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्योंकि इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। एक अगर बंदे को, किसी को, एक लेमैन को इम्पोर्टेंस समझानी हो ना न्यूट्रिशन की, क्या न्यूट्रिशन है बॉडी बिल्डिंग में, राइट, तो उसको मैं सिर्फ एक कॉमन सी वर्डिंग से समझाता हूँ कि जब आप पहला इंजेक्शन लेते हो टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, आप बॉडी में उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको 13 से 14 दिन के बाद नोटिस करना शुरू कर पाते हो, राइट। ओके. लेकिन अगर आप अच्छे मील्स पे आते हो ना, अच्छी डाइट पे आते हो, देन आपको दूसरे से तीसरे दिन में ही फर्क पता चलने लग जाते हैं कि हाँ, हम पिछले 2 दिन से अपना न्यूट्रिशन और पानी की इनटेक को प्रॉपर रख रहे हैं, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर ट्रेनिंग, Nice. इन योर रिकवरी एंड द पंप यू गेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। एक दिन इवन की भाजी, मतलब इतने सेंसिटिवली अब तो मैं इन चीजों को एनालाइज करने लग गया हूँ कि जैसे ही मतलब एक दिन, मतलब दिन के एंड तक पहुंचते पहुंचते मुझे इन चीजों का एहसास होने लग जाता है कि हाँ, आज ये चीज मिस हुई, आज मेरा पानी कम था, आज वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं हुआ, आज ये वाला मील मुझसे मिस हुआ है, और वो सारी चीजें शाम को मुझे अपनी ट्रेनिंग में दिखती हैं। सो फूड इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एक शॉट मिस भी हो जाएगा ना एक हफ्ते में, चलते चलते, है ना, आगे जब ड्रग साइकिल शुरू हो जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दिन की डाइट मिस होने का फर्क आपको नेक्स्ट डे पता चल जाएगा, रात को ही पता चल जाएगा पॉसिबली। यस एब्सोल्युटली। और एक चीज भाई जो मैं हमेशा मानता हूं कि लेबल उतार के देने वाले चीजों में मैं क्यों बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमेशा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होगी जब बेसिक लेवल से हर कोई इसमें ग्रो करना शुरू करेगा, वो चाहे छोटे से छोटे एथलीट हैं। भाई अगर मेरे एथलीट कुछ कमाएंगे नहीं तो मुझे क्या देंगे, घंटा। सही बात है। बट सही बात है ना।
तो उसमें क्या है कि अगर मेरे एथलीट को पता ही नहीं होगा कि उसने यूज क्या किया, तो वो आगे बताएगा क्या? बिल्कुल। ठीक है। और जिन लोगों को उसने ट्रेनिंग देनी है, उनका बजट 90% ऑफ द टाइम उनका बजट नहीं होगा कि वो मेरे से ट्रेनिंग ले सकें, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग देम अ पर्सनल ट्रेनिंग ऑन लोअर प्राइसेस देन मी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? तो हम्म अगर वही पैसे अर्न नहीं कर पाएगा मेरा एथलीट, उनको आगे अपने एथलीट्स को या अपने क्लाइंट्स को गाइड करके, तो कल को तो मेरी फीस कहाँ दे पाएगा वो, तो अगर वो अर्न ही नहीं करेगा? तो ये थोड़ा सिविलाइज्ड वाला आंसर है, मैं थोड़ा रॉ वाला आंसर आपसे चाह रहा था, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ। आपके पास कोई लड़का आता है और वो आपसे कहता है कि हम्म। सर मैंने ना कुछ अपनी साइकिल चलाई हुई है, मेरे पिछले कोच ने साइकिल चलाई थी, और हम्म। उसने मुझे जो दिया उससे मेरे को ये इफेक्ट आए, लेकिन ये साइड इफेक्ट आए। आपने उससे पूछा क्या साइकिल चलाई थी, वो आपसे कहता है हम्म। मुझे पता नहीं है मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि ये है, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। आप क्या करोगे दो फिर? एरिया से दो एरिया से ज्यादा इंक्वायरीज ऐसे आती हैं मेरे पास। एक तो दिल्ली हो गया, और एक हो गया उधर अपना पंजाब का वो साइड हो गया, लुधियाना। अच्छा। तो हाँ, यहीं से ज्यादा मुझे क्वेरीज आती हैं, तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि यार, क्यों ऐसे लोगों के पास तुम जाते ही क्यों? हम्म ठीक है, ऐसे क्योंकि लोगों के लिए भी कुछ माइलेज है आपके पास जो ऐसा काम कराते हैं? क्योंकि जाने वाले का क्या है, वो एक अंधा है, उसको बॉडी बनानी है, और बॉडी वो डाइट कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद कुछ तो ले रहा है, पीईडीज एनाबॉलिक्स में कुछ तो ले रहा है, तो बॉडी तो बन ही जानी है, चाहे टेम्परेरी बने। लेकिन प्रॉब्लम तो जिम मेरा वालों की है ना। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश है उनको, मतलब कोई एडवाइस नहीं है, एक गुजारिश ही है कि आपकी इन हरकतों की वजह से जो जो भी लोगों को साइड इफेक्ट्स आए हैं, ठीक है, आप प्लीज उनको एक बार करेक्ट करवा दो। हम्म ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि आपने दिया क्या है उनको। ठीक है, किसी को तो पता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन चलो भाई, जब हमारे सामने ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं ना, तो एक फेयर आइडिया हो जाता है कि हाँ, क्या था क्या नहीं था। हम्म तो उस हिसाब से हम आगे का फिर प्लान कर लेते हैं। बट यू नो, अभी भी अभी भी पता नहीं क्यों लोग अभी भी जाते हैं उनके पास। बिल्कुल जाते हैं। सस्ते होते हैं क्या वो? नहीं, सस्ते नहीं होते, मतलब ये है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा सामान दे देते हैं अपने गुजारे लायक, छोटी छोटी वाइलों में डाल के ना। तो किसी का 2,000 का भी साइकिल बन जाता है, किसी का 3,000 का भी साइकिल बन जाता है। जिनको हर महीने बस 3,000 का साइकिल लिया, चलो हो गए, है ना? हम्म हम्म चलता है, क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो नल का है ना, डेथ तो एक अल्टीमेट है, जो हम आजकल काफी सॉरी, जो मैं आजकल काफी सुनाई देना शुरू हो गया है कि दिस पर्सन हैज डाइड बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। कोविड वाले डेथ्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं हार्ट एब्सोल्युटली। अटैक वाले डेथ्स की बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में। वो हमें अब पहले से ज्यादा सुनाई देना शुरू हो गया है, बट मुझे लगता है अभी तो वो नल का टपक ही रहा है। इंतजार कीजिए 2-3 साल का, 4 साल का, वो जब चालू होएगा ना, तब पता भी नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। और यहाँ हमें वो न्यूज पता चलती है जिसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, या फिर एक्सपायर हो जाता है वो, जो जिनको बहुत सारे दूसरी बीमारियां आ जाती हैं, परमानेंट डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उनका तो सुनाई भी नहीं देता। वो तो बेचारे सीन से गायब ही हो जाते हैं, राइट? तो एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। ये तो सबके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन नहीं है? भाई, जो चीजें आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी नहीं है, अगर उन चीजों को आप बॉडी बिल्डिंग में यूज करोगे, देन यू आर बाउंड टू गेट दीज टाइप ऑफ रिजल्ट्स। एंड जब आपको पता है कि ये दो एनाबॉलिक्स कोई भी मतलब है ना, एक दो चीजें ऐसी हैं जिनको इकट्ठे यूज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बोल्डिलोन हो गया और एंड्रोलिक हो गया, आप इनको इकट्ठे ना ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। हम्म रीजन, जो चीजें नहीं बनी है बॉडी बॉडी बिल्डिंग के लिए, एम्प एंड टर्मिन, हम्म राइट, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बने हैं। किसी बाहर वाले बंदे को बताओ ना, कोई किसी मतलब अच्छे कोच को बताओ कि यहाँ पे ये चलता है, यार वो हंसते हैं हम्म और यही सबसे ज्यादा चलता है, कि लेकिन सच तो ये है, जिसको स्टेज पे चढ़ना भी नहीं है वो भी तो ले ही सकता है ना, क्योंकि स्ट्रेट अवे 20 किलो जिम का में वो उठा लेता है। जिम जिम में जो मतलब जिम्स में प्री वर्कआउट के तौर पे लिया जाता है या एम्पर टर्मिन। या कहाँ जा रहे हैं हम, किस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? You don't need these type of things, but still you are abusing these things. And not using, I'm talking about abusing हम्म these things, हम्म right? हम्म
बिल्कुल। यूज तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इन चीजों का अब्यूज शुरू हो चुका है। हम्म। और जो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, है ना, मे बी कुछ लोग एग्री करेंगे इस चीज से या कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे, बट जितने भी मेरे एथलीट्स के मेरे पास डेटास रहते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स रहते हैं, मैंने हर बार ये एनालाइज जरूर किया है कि जो भी बंदा बोल्डिलोन के साइकिल पे रहता है, उसका हीमोग्लोबिन काउंट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। और मैंने यहाँ तक की साइकिल्स देखे हैं कि कोई 500 mg ऑफ टेस्ट, 500 mg ऑफ बोल्डिलोन, एंड उसके साथ 50 mg या 100 mg तक की एनाड्रॉल डेली। ओके। आप इन चीजों को स्टैक मत करो, इवेंचुअली आपका हेडेक, आपका ब्लड प्रेशर, आपको बहुत चीजें, हेडेक बहुत रेगुलरली फेस करना पड़ता है जब बोल्डिलोन और एनाड्रॉल को इकट्ठा रन किया जाए। 90% ऑफ केसेस में कोई ना कोई बंदा सरवाइव जरूर कर जाए इस चीज को, है ना, किसी को ये चीजें ना फेस हो, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब हम बोल्डिलोन को एनाड्रॉल के साथ स्टैक करते हैं, योर आरबीसी काउंट, योर हेमोग्लोबिन इज ऑलवेज गोइंग टू शूट अप। तो ये चीज बहुत अनकंफर्टेबल है यूज करना। तो एटलीस्ट जो चीजें यूज कर रहे हो आप, क्योंकि कोई भी एनाबॉलिक आप यूज कर लो, वो हमेशा ही आपका आरबीसी काउंट थोड़ा अप, हर कोई करता है, हर कोई एनाबॉलिक आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज करता ही करता है। लेकिन बोल्डिलोन के केसेस में मैंने हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग्स हैं वो काफी ऊपर तक जाते हुए बहुत ड्रास्टिकली देखी हैं मैंने। सो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना। तो इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए कि कभी भी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, इनको हमने कैसे स्टैक करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज चीजें तो यूज होनी है ना। बॉडी बिल्डिंग में जो भी चीजें आज तक मार्केट में आई हैं, जो भी एनाबॉलिक्स मार्केट में आए हैं, उनका कोई ना कोई तो रोल है ही है। वो तो अपना कोई ना कोई काम करेंगे, लेकिन वो काम एक्चुअल में क्या काम है, कितनी प्रिसीजन के साथ वो काम करता है और कितनी डोजेज चाहिए वो डिजायर्ड इफेक्ट लेने के लिए, उन चीजों को हमेशा एनालाइज करो कि आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है। लेकिन लोग नहीं करते हैं इन चीजों को। मतलब अगर किसी चीज से वो अनकंफर्टेबल फील कर भी रहे हैं ना, तो वो जल्दी मतलब बताएंगे भी नहीं कि हम इस चीज के लिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। स्पीक अप, ऑलवेज speak up to your coach, whoever is guiding to you, that I'm not feeling well after using this, how should I do? Maybe किसी ना किसी टाइम पे आके आपको फिर ये चीजें डॉक्टर को ना बतानी पड़े, बेटर है कि अपने कोच के साथ डिस्कस करते जाओ इन चीजों को। बिकॉज हर एक चीज ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके यूज कर लोगे। नो, खासतौर पे एम्प और टर्मिन, आप इन चीजों को डिस्कार्ड ही करके चलो तो बहुत बढ़िया है। दे आर नॉट मेंट फॉर बॉडी बिल्डिंग एट ऑल। इनफैक्ट एटीपी एम्प का ट्राई वर्जन, 3 मॉलिक्यूलर वर्जन, तो मसल बिल्डिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, करेक्ट? हाँ। ये साइंस ही लोगों को शायद पता नहीं है, इसलिए वो एम्प की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, कितने लोगों को एम्प की फुल फॉर्म ही पता है, जो लोग लेते हैं उस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो दे डोंट इवन नो कि एटीपी की क्या मतलब डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है वर्क करने का। बट ठीक है, बनी है तो बनी है, ये चीज यूज करने से ये होगा, ये पता नहीं भाजी, कुछ अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही में कुछ अलग ही है। स्टिल मेरे को ऐसा भी महसूस होता है पिछले इतने साल इस गेम में लगाने के बाद, इतने सारे लोगों से बात करने के बाद, कि पहले से तो बेटर है, लेकिन क्या है कि इंडस्ट्री ओवरऑल बहुत ग्रो कर रही है, तो इसमें जो गलत वाला है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ग्रो कर रहा है, और जो नॉलेज है वो भी अच्छा ग्रो कर रही है। अब भाई लोग सुनना नहीं चाहते, टाइम लगेगा ना। हाँ, एक्चुअल में चलो जो अपने इंडिया में पहले बॉडी बिल्डिंग थी आज से 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले, है ना, उसमें भाजी सिर्फ एक ही चीज बुरी होती थी यार, कि हाँ लोगों को पीक वीक नहीं करना आता था, है ना। बाकी लोगों की ड्रग पे डिपेंडेंस वो बहुत कम थी, ठीक है। लोगों के वर्क एथिक, लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही सॉलिड थी, जो आज के टाइम में गायब होती जा रही है, ठीक है। बिकॉज पीपल बिलीव मोर इन एनहांसमेंट देन द हार्ड वर्क। यू नो, एक मैंने पोस्ट डाली थी थोड़े दिन पहले, यू कांट सेल हार्ड वर्क बिकॉज इट्स नॉट प्रेटी। यस, यही है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ प्रेटी गेम, इट्स वेरी हार्ड, राइट। लेकिन लोगों को प्रेटी दिखने के लिए चाहिए करने के लिए, लेकिन उनको इजी वेज भी चाहिए करने के लिए। एज अ कोच भाजी, मुझे नहीं लगता कि किसी नॉलेज का एक्सेस नहीं है मेरे पास, है ना, वो मैं खुद पे अप्लाई करके, है ना कोई शॉर्टकट अपने आप पे यूज करके अपने आप को बढ़िया दिखा सकूं, है ना। पर
unfortunately, it's a hard work, Yeah. right? Yeah. It's always a hard work. Yeah. So मैं अतिंदर जी आई हैव बीन थिंकिंग कि ये हो क्या रहा है, और ये जो आपने 10 साल पहले और आज के कंपैरिजन की बात की उसके बारे में मैंने कुछ दिमाग लगाया तो ये मेरे को समझ आया थोड़ा सा. एंड दिस मे नॉट बी ऑल बट दिस मे बी समथिंग व्हाई व्हाट इज हैपनिंग. पहले थी बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग एक बहुत अलग लेवल का गेम है, बट फिजिक बहुत रीचेबल है. बहुत सारे लोगों के लिए रीच खुल गई फिजिक की, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते. जॉब करने वाले लोग फिजिक कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते. तो जब वो मार्केट खुला ना फिजिक कैटेगरी का, कंपेटिटर्स का मार्केट खुला, तो वो डिजायर टू लुक प्रिटी भी बढ़ गई. जो बॉडी हाँ, बिल्डर नहीं बनना चाहते उन लोगों की रीच में आ गया ये अच्छा लगना, अच्छा शरीर होना. तो वहां से इन सब चीजों की भी रीच बढ़ गई. फिर ऐसा मुझे समझ आया बिल्कुल. दैट बॉडी बिल्डिंग इज वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू फिजिक एज अ कैटेगरी. नहीं भाजी, अगर देखो आपको एक हाईएस्ट ग्रेड का मेंस फिजिक एथलीट भी बनना है, इट इज एज टफ एज बॉडी बिल्डिंग. या यकीन या मानिए. बस ये है कि जो लोग पहले जेनेटिकली बॉडी बिल्डिंग में कामयाब नहीं हो पाते थे, जिनको छोटे बोल के बॉडी बिल्डिंग से साइड होना पड़ जाता था, अब उनके लिए एक सेगमेंट बन चुका है. उनके लिए एक सेगमेंट बन चुका है कि आप अपने आप को छोटे होने के बावजूद भी उस स्टेज पे एक्सप्रेस कर सकते हो. लेकिन जो बुरा हुआ है कि उसमें भी जितनी ज्यादा मेंस फिजिक ग्रो कर रही है, उतनी ही ज्यादा मेंस फिजिक एक अब्यूजिंग कैटेगरी भी बन रही है. बिल्कुल. बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा अब्यूज आज की डेट में मेंस फिजिक वाले एथलीट कर रहे हैं. बिकॉज अगेन, एक तो छोटे फ्रेम्स है उनके बॉडी बिल्डिंग से, राइट? तो मतलब दे थॉट कि कार्डियो से आपका मसल लॉस होगा, एंड दे प्रमोट द एनाबॉलिक्स टू सेल मोर एनाबॉलिक्स बाय सेइंग डोंट डू कार्डियो. कार्डियो मत करो यार, कार्डियो से मसल लॉस हो जाएगा. आप इसकी जगह प्लेन चला लो, इसकी जगह ट्रेन चला लो, लेकिन कार्डियो मत करो. तो ये चीजें बहुत सुनने में आती हैं, जो खास तौर पे जो दिल्ली एरिया के जब नए लड़के मुझे अप्रोच करते हैं ना, दिल्ली से मेरी शिकायत बुरी है इस चीज में लेके. दिल्ली के कोचेस जो भी मतलब है ना इस फील्ड में, ये लगा के चलो कि पाजी 90% आर एसोल पीपल who are just trying to make more money, not by increasing their knowledge and by giving the good quality information. They are not trying to do that. They are just trying to sell more stuff by misguiding people. और चल भी रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, बेच दो, टेम्परेरी बॉडी बनवा दो, उसके बाद निकल लो, वो कहीं और ही चला जाएगा लड़का, परेशान हो के या तबाह हो के या जैसे भी. राइट. ऑलराइट. मिलती है भाजी. एक बार दिल्ली में खड़ा हुआ बॉडी 90% बॉडी बिल्डर मेंस फिजिक कैटेगरी में दिल्ली के ऐसे हैं जो आपको 2 साल बाद मैप पे दिखेंगे नहीं. बिल्कुल ऐसा ही है, दिखते ही नहीं, ऐसा ही है. हाँ. एक बार आते हैं 2 साल में किसी भी फेडरेशन का दिल्ली का लोकल कंपटीशन जीतते हैं, एक बार अच्छी थोड़ी बहुत इंस्टाग्राम फॉलोइंग आ जाती है, तो मतलब किसी अच्छे जिम में लग भी जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद मिलते नहीं वो आपको मैप पे. एब्सोल्युटली, ये सच है बिल्कुल. क्योंकि जो मुझे याद है कि 2012, 13, 14, 15 में जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स थे वो आज भी अच्छे दिखते हैं, और आज भी अच्छे दिखते, बोलते, सब कुछ हैं. लेकिन जो 2017, 18, 19, 20 के लोग थे, उनमें से आधे से ज्यादा तो गायब भी हो चुके हैं. भाई उनमें से देखो अब दिख कौन रहे हैं आपको? उस एरा में से कौन कौन से बंदे हैं जो आज की डेट में आपको दिख रहे हैं? मुझे हार्डली 10% लोगों को भी आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे. हाँ बिल्कुल, बहुत कम है, बहुत कम. हाँ. खासतौर से वो वाली ब्रीड जिसकी हम बात करें, जब मेंस फिजिक शुरू हुआ था, उसमें से आज की डेट में जो हमें मिलेंगे, एक तो सत्यम, करेक्ट, एक सम्राट भाई, ठीक है, और जो मतलब शुरुआती हैं मनोज पाटिल, सिद्धांत जायसवाल, ठीक है, बिकॉज इन्होंने गेम को, इनको पता था किसी लेवल पे कि हाँ ये गेम लॉन्जिविटी की है, तो ये बंदों ने लॉन्जिविटी से गेम की. बिल्कुल बिल्कुल. बाकी तो मेजॉरिटी लड़के नहीं मिलेंगे, के लड़के आपको नहीं मिलेंगे जो गेम में प्रेजेंट हो. सो आई विल आल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू दिस कि अगर मैं आपसे 5 ऐसे एनाबॉलिक्स पूछूं जो आप अपने स्टूडेंट्स को, अपनी टीम को देते ही नहीं है, लाइक इट्स अ कंप्लीट नो, एम्प और टर्मिन के अलावा, कैन यू टेल मी दोज नेम्स? कैन यू टेल एवरीबॉडी दोज नेम्स?
भाई ये अवॉइड की फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एक्सेस यूज ऑफ पेप्टाइड्स ना करवाऊं मैं, ठीक है। उनमें से 3 चीजें आती हैं हमारी, आईजीएफ, फ्रैग एंड यू नो एमजीएफ, राइट, मैकेनो ग्रोथ फैक्टर। तो इन चीजों को मार्केट किया जाता है कि ये आपको साइट एनहांसमेंट देगी, एक पर्टिकुलर एरिया को ग्रोथ देंगे जहां पे आप आईजीएफ यूज करोगे या एमजीएफ यूज करोगे। नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है पाजी। एक छोटी सी रेलेवेशन दूंगा मैं आपको आईजीएफ के केस में, राइट। कभी कभार किसी के पास कोई बोल देते ना कि सर मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी, मैंने ले रखे हैं, पैसे लगा रखे हैं इस पे, तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ ठीक है यार यूज कर ले। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं इन चीजों के साथ, यूज करने के बाद ही पता चलता है भाजी, यूज हमने भी सब कुछ किया है, हमने भी सब कुछ करवाया है, इस चीज को मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन अब्यूज नहीं करवाया है। लेकिन जो एक पैसा इन पे इन्वेस्ट होता है और इनकी क्या आउटपुट आती है, वो मार्जिन बहुत बड़ा है। जितने पैसे लगा के जितना इनसे इफेक्ट मिलता है, दैट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। अच्छा। एक एग्जांपल दूंगा मैं आईजीएफ की, जो फार्मास्यूटिकल आईजीएफ है, दैट इज इंक्रिलेक्स मेकासर्मिन, मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए एंड डायरेक्टली शिप टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अप्रूव करती है इंडिया आने के लिए। ओके। और वहां से भी वो यूवी प्रोटेक्टेड कंटेनर में आएगा जहां पे लाइट का एक्सपोजर बिल्कुल ना हो, और रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में आएगा, अनटिल अनलेस वो आपके हाथों में नहीं आता, राइट। वहां से आपके हाथों में आया और सीधा वहां से जाएगा आपके घर वाले फ्रिज में, करेक्ट। तो और उसकी जो 1 मंथ की डोजेज है, दैट कॉस्ट अराउंड 1.5 लाख। ओके। द रियल आईजीएफ आई एम टॉकिंग अबाउट। और जो मार्केट में मिलता है, दैट इज ऑलवेज द चाइनीज वर्जन। किसी को पता नहीं है वो कैसी स्टोरेज कंडीशंस में से आया है। तो ये मान के चलो कि जब आप वो एक चाइनीज अंडरग्राउंड आईजीएफ यूज कर रहे हो अंडरग्राउंड लैब का, तो 10% से 15% पोटेंसी भी अगर आपको उसकी मिल जाए ना, तो मतलब भगवान की दया उस चीज में। तो ये देखो कि कहाँ पे एक चीज है जो आपको ऑथेंटिक मिल रही है और वो आप यूज कर रहे हो 1.5 लाख एक महीने का, और यहाँ पे मिल रही है आपको 15,000 एक महीने की, तो कुछ तो फर्क है ना। एब्सोल्युटली, या दैट्स राइट। हाँ, क्योंकि वो जीरो पीछे लग रखी है। एक जीरो पीछे एक्स्ट्रा लग रखी है, और उस एक जीरो की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, इन टर्म्स ऑफ यूजेज। हाँ, बाहर वाले करते हैं भाजी, जिनको एक्सेस है, एक ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर जिनके पास फंड्स भी हैं, जिनके पास एक्सेस भी है, दे यूज इंक्रिलेक्स, राइट, बट वेरी रेयरली। तो उन केसेस में मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड का एचजीएच लो अगर आपको यूज करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एचजीएच भी बॉडी में जाके आईजीएफ ही बनेगा, ठीक है। सो एटलीस्ट प्योर तो बनेगा ना। तो यही मेन है कि एक तो पेप्टाइड्स, ये तीनों पेप्टाइड्स हो गए, ठीक है। और बाकी एनाबॉलिक्स में पाजी देखो सब कुछ यूज होता ही है, सब कुछ यूज होती है। बस जो चीजें मैं बोलूंगा कि मैं बहुत कम क्वांटिटीज में यूज करवाता हूँ, वो है ट्रेनेसिटेट, डायनाबोल, एनाड्रॉल। डायनाबोल तो करवाते नहीं, वो तो छोड़ ही दो, वो तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ही आ गई, उसको तो मैं मानते नहीं बॉडी बिल्डिंग में कि वो चीज एग्जिस्ट होती भी है या नहीं होती। हाँ ठीक है, एक टाइम में होती थी जब उसके अच्छे अल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 70s एंड 80s, तो बॉडी बिल्डर्स डायनाबोल यूज करते थे, ठीक है ना। अब उसके बेटर अल्टरनेटिव्स हैं, देन वी शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर देम। तो एक ट्रेनेसिटेट मैं बहुत कम यूज करवाता हूँ, एक एनाड्रोल बहुत कम यूज करवाता हूँ, और आगे जैसे हमने सुना ही था डेका मैं बहुत कम यूज करवाता हूँ। बिकॉज डेका इसलिए मैं यूज नहीं करवाता बिकॉज वाटर रिटेंशन लेवल वाज हाई विद डेका, एंड दूसरा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 90% केसेस में आपके लिबिडो को बहुत बुरी तरह से हिट करता है डेका ड्यूरेबल। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। अच्छा, बट एक तरफ आप टेस्टा ले रहे हो और दूसरी तरफ आपके लिबिडो को नेगेटिवली कुछ चीज हिट कर रही है, ये बहुत अजीब नहीं है? I don't know, but 90% of the cases डेका बहुत बुरा लिबिडो हिट करता है। क्योंकि ये चीजें भी तभी आपको सामने आती हैं जब आप अपने एथलीट्स के साथ बहुत ज्यादा इन टच हो और बहुत ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। When you hear those things from and analyze them,
then you will find कि real life applications क्या है इन चीजों की and how they actually work in real life. So इनके साथ थोड़े से एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे कि मैं नहीं यूज करवाता Fair enough. एंड बोल्डिलोन मैं कम डोजेजेस में यूज करवाता हूँ लेकिन कम डोजेजेस में, ताकि अगेन आपका हीमोग्लोबिन काउंट है वो ज्यादा शूट ना करे. फेयर इनफ. ओके, आई थिंक ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था जो हमने अभी डिस्कस किया. दीज टॉपिक्स आर वेरी क्रिटिकल, और उन चीजों की नाम लेके बात कर पाना, ऑनेस्टी में बात कर पाना हर किसी के बस की नहीं है. सो थैंक यू सो मच अतिंदर जी फॉर दिस. दो और बड़े सवाल हैं हमारे. उनमें से एक तो वाटर मैनिपुलेशन से रिलेटेड है पीक वीक में, एंड इसमें मेरा एक एडिशन ये है कि पानी का त्याग करना पीक वीक में या 3 दिन से, ये एक बहुत फैशनेबल ट्रेंड है. तूने मेरी इज्जत नहीं की, देख मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया. अब दुनिया को मेरी इज्जत करनी चाहिए, दुनिया को मुझे सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज मैंने पानी नहीं पिया और मैं एक खिलाड़ी हूं. मुझे पर्सनली इस चीज से अब थोड़ी दिक्कत होने लगी है कि तुमने अपने लिए किया था वो, अब तुम चाहते हो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुके. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि तुम्हें खिलाड़ी हो, वो तुम्हारे तुम्हारे रोल का पार्ट है. यू हैव टू गो थ्रू दिस, राइट? व्हाई यू वांट वर्ल्ड टू कम एंड छो योर चरण की आपने पानी छोड़ रखा है प्रभु, आप तो मतलब आप पलकों पे बैठिए. व्हाई मतलब? अरे देखो यार, मैं इस चीज को ना एक बहुत वाइडली पर्सपेक्टिव से क्रिटिसाइज करूंगा. क्या आपको लगता है हम दो गेम्स में से दो सबसे बड़े ग्रेटेस्ट एथलीट्स को उठाएंगे? बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन, बॉडी बिल्डिंग रॉनी कॉलमैन. ठीक है, अगर हम रॉनी कॉलमैन को किस बेस पे, कोई ऐसा बेस नहीं है कि हम बोलें कि रॉनी कॉलमैन ग्रेटेस्ट था, मतलब माइकल जॉर्डन से भी महान था. कोई ऐसा केस सिनेरियो बनता ही नहीं है. ठीक है, कोई भी ऐसा केस सिनेरियो नहीं बनता कि हम बोलें कि माइकल जॉर्डन रॉनी कॉलमैन से ग्रेट डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग है. कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जॉर्डन ने वो मेहनत की है जो उसकी गेम में थी, रॉनी ने वो मेहनत की है जो उसकी गेम में थी. ठीक है, जॉर्डन ठीक है वो 200 किलो 250 किलो की डेडलिफ्ट नहीं लगा सकता था. ठीक है, तो रॉनी कॉलमैन 3-3 घंटे 4-4 घंटे के प्रैक्टिस सेशन नहीं लगा सकता था बास्केटबॉल कोर्ट पे. करेक्ट. ठीक है, सो यू नॉट बाउंड टू गेट एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट कि आपने पानी छोड़ रखा है, वो आपकी गेम का एक हिस्सा है. करेक्ट. ठीक है, और अगर आप सही जा रहे हो तो इतना पानी छोड़ने की जरूरत नहीं होती है. वो तो मैंने देखा था मुंबई में. मुझे याद है कि आप अपने कुछ एथलीट्स को आई थिंक 3 या 4 दिन पहले तक वो 7-7 लीटर पानी पी रहे थे, जबरदस्ती पानी पी रहे थे, राइट? इट्स अनहर्ड ऑफ. या इवन जब लोडिंग भी चली है, लोडिंग के टाइम पे भी 4 लीटर पानी मिनिमम था किसी का चला हो, 4 से 5 लीटर पानी हर एक का चला है 1 डे बिफोर प्री जजिंग. एग्जैक्टली. तो व्हाट इज दिस थिंग अराउंड वाटर मैनिपुलेशन इन द पीक वीक? भाई वेरी सिंपल फैक्ट, वेरी सिंपल फैक्ट. एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बिना पानी के आप कार्ब्स को लोड नहीं कर सकते. अब इसका साइंटिफिक ब्रेकडाउन नहीं करेंगे बिकॉज मेजॉरिटी लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे. ठीक है ना, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको जब डिप्लीशन फेज है उस टाइम पानी की इनटेक ज्यादा इसलिए रखनी है ताकि लो कार्ब्स पे जब आप बॉडी को पुश कर रहे हो, ठीक है, एक तो आपकी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन रहें बिकॉज इट्स वेरी टफ टू डिप्लीट बॉडी. डिप्लीट योरसेल्फ इज अ वेरी टफ टास्क एंड वेरी टैक्सिंग. तो आपको हमेशा पानी की इंटेक ज्यादा रखनी होगी और इवन की सॉल्ट इंटेक भी आपको ज्यादा रखनी होगी ताकि क्रैम्पिंग ना आए. ठीक है, बिकॉज अगर आप सॉल्ट कम करोगे और उस हिसाब से बॉडी को डिप्लीट करने की कोशिश करोगे, जो डिप्लीशन फेज है आपका संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक का जो डिप्लीशन फेज है उसमें आपको पानी और नमक दोनों ज्यादा रखने पड़ेंगे. एक तो ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहे नमक के साथ और पानी की आपकी हाइड्रेशन बॉडी की पूरी मेंटेन रहे. ठीक है, उसके बाद जब लोडिंग फेज आता है तब भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी चाहिए ही चाहिए ताकि आपके मसल्स ग्लाइकोजन को सकअप कर सकें और फुल एंड टाइट दिख सकें. उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ग्लाइकोजन मसल्स में ट्रेवल करके वहां पे रह सके. क्यों आप इतने सारे दिल्ली वाले कोचेस की दुकान बंद कराना चाह रहे हैं? लास्ट में हमने वहां पे कट भी कितना दिया था निपुण भाजी, जस्ट अगर हमने रात को कट स्टार्ट किया था पानी का, वो भी कट जितने टाइम आप सो रहे हो,
जितना टाइम आप सो रहे हो बस उतना कट था, उसके बाद सुबह उठ के सिप फिर शुरू हो गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो ये चीजें बता के बहुत सारे लोगों की दुकान बंद करवा देंगे, बिकॉज दुकान भी बंद करवा देंगे और कोचेस की, और वो जो जिस खिलाड़ी को ये लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जिस खिलाड़ी को मैं ये लगता मैं है तो ये कि बोलता हूँ कि ये एज अ गेम कोच, वो किसी और के लिए खेल रहे हैं, ए बॉडी बिल्डर वो किसी और के लिए बनना चाहते थे, अब पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि उनके सामने झुके, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी दिस इज लाइक व्हाई। भाई देखो, एक सिंपल बात यही है कि दुकान किसी की बंद नहीं होती, बट आई ऑलवेज एडवाइस कि आप इतने ब्रेव होने चाहिए कि जो आपसे आपने पास्ट में गलतियां की हैं उनसे सीखें, उनको एक्सेप्ट करें और आगे मूव ऑन हो जाएं, है ना। अब यही बातें है ना, पानी कट करना, डायूरेटिक्स में लेसिक्स देना, ये सारे काम हमने भी कर रखे हैं। हम्म एक टाइम था, 2013-14 का टाइम था, 2013-14 का, जब हमने ये सारे काम कर रखे हैं हम्म और ये चीजें हमारे ऊपर बैकफायर हुई, तब हमने इन चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की और हमने रियल गुरुज को अप्रोच किया कि टीच अस, हम्म राइट। और उसके बाद जो एथलीट थे उनको भी फेस किया, हम्म उनको भी बोला कि भाई ये गलती हुई थी हमारे साथ लास्ट टाइम पे, हम्म नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू दैट। हम्म। इस यू बार शुड भी बी मुंबई में भी वन ऑफ आवर एथलीट्स, वहां पे भी कुछ गलती हो गई थी, राइट? देयर फाइनल डे फॉर्म वाज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड और वी वांटेड इट टू बी, राइट? वीरेंद्र, यस। the best example is Virender in that case, because one of the most important scenarios, and Virender knows that and I know that too, गलती हमारी थी उसको श्रीनगर खिलाना, एनपीसी में, हाँ। एनपीसी को खिलाना, क्योंकि डाइटिंग पूरी एग्जॉस्टिव थी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वाज इन्वॉल्व फॉर वीरेंद्र टू नॉट शो अप इन हिज पीक वाज हिज मेंटल एग्जॉशन, एंड सेम हैपेंड विद सीजे। करेक्ट। CJ was CJ was doing very perfect. CJ was, I think CJ was the most peeled guy on the morning of prejudging. But after that, छोटी छोटी बातों पे नर्वस होना, मेरा टैन सही नहीं हुआ पाजी, उस चीज पे नर्वस होना, उस चीज को मतलब बहुत ज्यादा हार्डली लेना, और उसके बाद कि जरूरी नहीं होता कि पाजी आपको स्टेज पे चढ़ने से पहले कुछ ना कुछ खाना ही है, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। वो चीजें भी कई बार आपको ब्लोट करती हैं। तो ईटिंग अ प्रोटीन बार एंड ऑल दीज थिंग्स, हाँ ठीक है, उस चीज में मेरी गलती थी कि मैं उस टाइम पे ट्रैक नहीं कर पाया, बिकॉज नंबर ऑफ एथलीट्स गोइंग टू स्टेज, कमिंग टू स्टेज वाज दैट हाई कि एक पार्ट वहां से मिस होता है। आई नो मेरी क्या क्या गलतियां रही हैं इस चीज में, पिछले कंपटीशन में। मैं इन चीजों को जानता हूं, पहचानता हूं, और मैं उन चीजों पे काम कर रहा हूं अब, क्योंकि अब हमारी जो प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो और भी ज्यादा एफिशिएंट रहेगी अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए। जो जो चीजें वहां पे मिस हुई हैं, दे आर ऑलवेज इन माय माइंड, बिकॉज एक चीज पाजी जो मैं हमेशा याद रखता था, है ना, जिस दिन कंपटीशन खत्म हुआ, मुंबई IHFF खत्म हुआ, ऑन द वेरी नाइट हमने एंजॉय किया, घूमे फिरे, स्टेडफास्ट की पार्टी थी वहां पे गए, और उसके बाद थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन अगले दिन जैसे ही मैं उठा, आई रिमेंबर दैट द गुड पार्ट हैज गॉन, वो जा चुका है, वो हो गया है, वो जो हो गया, वो जो कल निकल गया वो हो चुका है। तो अब उस पे बैठने का या उसको कि उसे सोचते रहने का अब टाइम नहीं है, वो पार्ट निकल चुका है। मुंबई की स्टेज पूरी हो चुकी है, दिल्ली वाली स्टेज ये नहीं देखेगी कि अतिंदर तू मुंबई में क्या करके आया था। करेक्ट। वो उसी तरह से एक मतलब होता है ना, एंड अ न्यू अननोन थिंग फॉर मी। अब दिल्ली की स्टेज आने वाली, वो हमारे लिए कंप्लीटली अननोन है, हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने मुंबई को ट्रीट किया था। तो इस चीज में कोई फर्क नहीं आने वाला कि मुंबई में अगर हम इतने मेडल्स लेके आए हैं, डेफिनेट सी बात है कि हम मेडल्स लेके आए हैं, पर उसके साथ कुछ ना कुछ फेलियर्स भी अटैच्ड है। करेक्ट।
उनमें से एक दो चीजें ये भी हैं कि अब एथलीट्स की एनरोलमेंट को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ बंदे वो चाहिए दैट कैन फॉलो द प्रोसेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और अब दिल्ली के लिए मैं उन एथलीट्स को पिक नहीं करूंगा जो कहेंगे कि सर हाँ हमारे 6 हफ्ते रह गए, अब प्रेप करते हैं। कमिंग 1 मैक्सिमम 10 हम दिल्ली शो के लिए एनरोलमेंट्स बंद कर देंगे। एथलीट्स खेलेंगे लेकिन जिनकी प्रेप ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की रहेगी, ओनली दोज पीपल विल परफॉर्म एट दिल्ली शो। और जो मुझे लगेगा कि बंदे 3 और 4 वीक्स या 2 वीक्स रहते रेडी नहीं है, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इवेंट। आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स। हाँ, जो गलतियां थी वो हमें याद हैं और आगे उन चीजों को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। दैट इज लाइफ। That's what makes you special because आपके दोनों लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन और राइट साइड ऑफ द ब्रेन दोनों इतना परफेक्टली सिंक होके काम करता है। Why you can talk about the drug protocols and everything, you can also talk about the right and wrongs and gratitude of life. ऐसे बहुत कम लोग देखे मैंने तिंदर जी। थैंक यू भाई। बस निकल जाती है कभी कभी अंदर से चीजें ना, प्रोग्राम्ड नहीं होती लेकिन निकल जाती हैं। ये इसी को तो जेन्युइननेस कहते हैं, जो बिना प्री प्रोग्रामिंग के, चलिए मानते हैं कि जो सवाल हमने पूछे उनका वी हैड डिस्कस्ड कि किस तरह का सवाल है और उस पे जवाब हमने कभी डिस्कस नहीं किया बिकॉज वी डोंट वांट दिस शो स्क्रिप्टेड। बट ये Yeah. चीजें जो हैं जो दैट मेक्स दिस एंटायर फ्लो नेचुरल। एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। देखिए कैसे खेल खेल में सारे इतने इंटरेस्टिंग, इतने मुश्किल सवालों के इतने इंटरेस्टिंग जवाब आपने हमें दे दिए सिर्फ 1 घंटे के पीरियड में। और कई बार तो मन ही नहीं करता कि हाँ खत्म हो सीन। चलता रहे। बिकॉज इवन की है ना, मतलब कई बार मेरे साथ भी इंटरेक्शंस होती हैं कि हम ये कंटेंट बनाते हैं, ये कंटेंट बनाते हैं। मैं जल्दी शूट नहीं करता कंटेंट, हर किसी के साथ शूट नहीं करता। तो आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ तो उसका यही रीजन है। हाँ, जो चीज एक्चुअल में मुझे बोलने का मौका मिलता है वो चीज आगे दिखाई भी जाती है और उसमें कोई मतलब क्लिक बेट फोटो भी नहीं होती। हाँ, कोशिश यही रहती है। कभी कभी मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कन्फेस, कि क्लीन कंटेंट बना के क्या मैं अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, बट शायद नहीं नहीं। भाई, में भी आज की डेट में टॉप पे बैठे हैं ना, और इंडिया के यूट्यूबर्स को, फिटनेस यूट्यूबर्स को मैं टॉप पे नहीं मानता हूँ। ठीक है, हम अगर यूट्यूब की इन जनरल बात करें, ठीक है, जो बंदे आज की डेट में टॉप पे बैठे हैं ना, दे आर ऑलवेज विद द ऑथेंटिक कंटेंट। फॉर एग्जांपल पैट्रिक बेट डेविड फ्रॉम वैल्यूटेनमेंट, Joe Rogan from JRE, Yeah. right? And all these guys, because they present what is main in them, it's authentic. Yeah. It's very authentic. Yeah. Even you can imagine the level of authenticity when Elon Musk comes to Joe Rogan and smokes weed on that. Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely raw। और क्या 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे के एपिसोड हो जाते हैं and still और बंदा हाँ। Yeah. Absolutely. अभी जल्दी ही मेरे एक अनडिस्क्लोज्ड फ्रेंड है, तो उनके साथ अभी एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में शूट करूंगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट मैं आपके चैनल पे करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो वो पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट है। इट्स नॉट फॉर फिटनेस, दैट इज द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पंजाब। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब यू आर वेल रेड इन दैट सिचुएशन, इन दैट कंटेक्स्ट आल्सो। Yes, absolutely, because I analyze those things very critically, because I am a Punjabi, right? तो चीजों को एनालाइज करना, क्या सही है क्या गलत है, इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए एंड विल गेट टू लर्न अ लॉट। ऐसे बहुत सारे जो आईएएस प्रेप वाले जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें बहुत ज्यादा चैनल्स को मैं फॉलो करता हूँ जिसमें बहुत ही अमेजिंग नॉलेज वाला, जनरल नॉलेज वाला कंटेंट मिलता है। स्टडी आईक्यू, स्टडी आईक्यू इज वन ऑफ देम। प्रोफेसर दिव्य दृष्टि, दिव्य, I forgot his name. He's also an IAS prep coach. They just mock interviews होते हैं. They're just absolutely amazing. Like हम बातें क्या कर रहे हैं? Like look at them. Look at the conversations that they're having. या एब्सोल्युटली। एक स्टडी आईक्यू पे पाजी एक वीडियो था, है ना, जिसको मैं पंजाब
के साथ रिलेट करता हूँ, है ना। तो है तो था वो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पे। अगर आपने मे बी मोसाद के बारे में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट यू शुड रियली स्टडी अबाउट मोसाद, Yeah. हाउ दोज पीपल वर्क। Yeah, बट मैं एक absolutely चीज crazy. मानता हूँ कि हम बोलते हैं ना कि पंजाब को, हाँ हम चलो इसके कंटेक्स्ट के बाहर जाके बात कर रहे हैं, लेकिन हाउ दे पीपल बिल्ड देमसेल्व्स। आज इसराइल को सारे के सारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, राइट, या एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं, वो सारे क्रिटिसाइज करते हैं ड्यू टू देयर एक्सट्रीम मेथड्स, राइट। स्पेशली मोसाद के जो काम करने का ढंग है वो बहुत एक्सट्रीम है। Correct. इवन देयर मोटो इज किल एंड फ्ली, Yeah. राइट। तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोसाद के वेज को, क्या उन्होंने कभी इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश की है कि उनको कितना एक्सट्रीमली टॉर्चर किया गया है? Yeah. ज्यूज को, Yeah. ज्यूज को कितना World War II. एक्सट्रीमली पुश किया गया है टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स द वेल्स, चाहे वो वॉल ऑफ बर्लिन थी, चाहे वो हिटलर का मैस्केयर था, है ना। Holocaust, World War II Holocaust, like the हाँ, worst ever. Yeah. कंप्लीट कंप्लीट मतलब नरसंहार, Yeah. हिंदी का वर्ड। तो कितना उनको पुश किया गया है, एंड नाउ वी क्रिटिसाइजिंग देम फॉर बीइंग एक्सट्रीम। नो, बी फेयर, Yeah. बी फेयर। जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि हाँ उस बंदे को हमने ही कैसा बना दिया है, ठीक है, इस चीज को एनालाइज करो। ये बोलने की वजह से ये ऐसा क्यों बना। बाय द वे, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स आल्सो। कभी बैठ के या तो बात करेंगे या फिर किसी दूसरे चैनल के लिए एक ग्रुप में 3-4 लोग मिलके इस पे पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज आल्सो माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड माय फेवरेट टॉपिक, because we can't be looking into the future and improving if we've not read the हाँ, history. आपकी जो प्रोग्रेस के हिंट्स है ना, वो आपको आपकी हिस्ट्री से मिलेंगे। Yeah. थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करो इन चीजों को, आपको एक क्लियर पाथ मिल जाएगा आपकी प्रोग्रेस के लिए। Absolutely. All right, Atinder जी, such a heartwarming conversation as always. समय का पता ही नहीं चलता आपके साथ हमेशा। ठीक है, and look forward to working again closely with you. इस बार पंजाब आके भी हफ्ता एक स्पेंड करूंगा आपके साथ समर्स वाले IHFF से पहले। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज अगेन हम फिर उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं व्हेन इट्स टाइम टू पुट आवर हेड्स डाउन एंड वर्क लाइक क्रेजी assholes टू अचीव what we have achieved, because अब लोगों की expectations बढ़ चुकी हैं and we have to justify them. Yeah, absolutely. ठीक है, all the very best Atinder ji. Thank you so much once again, people. I hope you all enjoyed this. Please remember to share it. Please remember to subscribe the channel. Please remember to follow Atinder ji on his Instagram. Please bombard him with a lot of the queries जो आपके दिमाग में आ रहा है. Please लिख भेजिए उन्हें, ताकि उन्हें पता चले लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, है ना। नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं उनके को फॉरवर्ड कर दूंगा। Thank you so much. All right, bye bye. All right, let me stop this.